हेलो बच्चों। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, अम्ल और क्षार की पीएच हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ठीक है। पीएच ज्ञात करने के लिए क्या क्या उपकरण हो सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं। अम्ल की पीएच कितनी होनी चाहिए, क्षार की पीएच कितनी होनी चाहिए, ये सब कुछ आज के टॉपिक में हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो हमारा टॉपिक है पीएच स्केल, ठीक है। तो सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा पीएच क्या होता है। पीएच क्या है? पीएच क्या है? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक, ऋणात्मक लघुगणक यानी कि लॉगरिथम क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। मतलब पीएच क्या है? माइनस लॉग, ठीक है। पीएच क्या है? माइनस लॉग, ऋणात्मक लघुगणक किसका? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का। हाइड्रोजन आयन को हम लिखते हैं H+, ठीक है, और सांद्रता को हम लिखते हैं बड़े ब्रैकेट द्वारा, ठीक है। हम इसको या इस तरह से लिख सकते हैं कि देखो H+ आयन कोई मुक्त अवस्था में तो रहते नहीं है, मुक्त अवस्था में तो रहते नहीं है, लेकिन किस में रहते हैं? जलीय विलयन में वो जाकर जल के अणुओं के साथ में अभिक्रिया कर लेते हैं और हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। इसलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस लॉग H3O+, ठीक है। H3O क्या है? हाइड्रोनियम आयन। ये तो ये हुआ हमारा पीएच का फॉर्मूला, ठीक है। इसको एज इट इज एक बार उतारो, वीडियो पॉज करके उतारो, फिर इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि क्या है और किस तरह से पीएच का मान कितना कितना प्राप्त होता है। उतारेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हुई पीएच के फॉर्मूले की, ठीक है। पीएच का फॉर्मूला क्या है ये हमको पता लगा। देखिए, तो पीएच में अगर हम बात करें, दो अक्षर हमको दिखते हैं। पी जो बना है वो है पुषांश से, और H मतलब हाइड्रोजन, पुषांश को हम बोल सकते हैं शक्ति, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन आयनों की पावर यानी शक्ति किसी भी विलयन में कितनी है। तो उसको हम वही चीज पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता किसी विलयन में कितनी है, वही क्या कहलाता है? पीएच। बस उसका क्या लेना है हमको? ऋणात्मक लघुगणक, ऋणात्मक लॉग, ठीक है, नेगेटिव लॉग लेना है, ठीक है। तो इसके बाद चेक करते हैं कि जब हम जल की बात करते हैं, जल में H+ और OH- आयनों की जो सांद्रता होती है, सांद्रता जो होती है वो कितनी होती है? H+ आयनों की सांद्रता, बड़ा कोष्ठक मतलब सांद्रता, OH- आयनों की सांद्रता दोनों बराबर है, क्योंकि जल के एक अणु में एक H+ और एक OH- होता है। तो जितना भी हम जल लेंगे उसमें समान मात्रा में यानी समान सांद्रता H+ की होगी आयनों की, और OH- आयनों की सांद्रता भी समान होगी। तो वो होती है
1.01 इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, इसको अप्रोक्स हम ये लिख सकते हैं लगभग बराबर, ठीक है, 1 इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। क्लियर हो गई बात। अब इस वैल्यू को हम रखते हैं पीएच के फॉर्मूला में, तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग, अब देखिए इसको हम 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 को हम ऐसा छोड़ भी सकते हैं, 10⁻⁻7 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया 10⁻⁷। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, लॉग के कुछ रूल्स होते हैं, लॉग a की पावर b, तो b आगे ले आते हैं हम, -7 को आगे ले आए, log 10, log 10, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, pH इज इक्वल टू, देखिए माइनस और माइनस प्लस, तो 7 log 10, ठीक है। log 10 का मान क्या होता है 1, log 10 का मान क्या होता है 1, तो pH इज इक्वल टू 7। तो जल की जो pH निकल के आती है वो आती है 7। जल मतलब आशुद्ध जल, मतलब पूरी तरह से प्योर जल, ठीक है। अशुद्ध जल यानी पूरी तरह से प्योर जल, जिसके अंदर और कोई आयंस उपस्थित नहीं है, तो उसकी पीएच कितनी होती है 7। कैसे आया पता लगा, ठीक है। लॉग के नियम आपने पढ़ रखे होंगे मैथ के अंदर, ठीक है, तो वो इस तरह से हम याद करते हैं। log 10 का मान 1 होता है, ठीक है, तो log 10 का मान 1 लिखेंगे तो 7 इंटू 1, तो ये आ गया 7। उतार, देखिए अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये 0, ये 7 और ये 14, ठीक है। 7 से नीचे अम्ल, 7 से ऊपर क्षार, और 7 का मतलब उदासीन, 7 का मतलब उदासीन। देखिए इधर देखिए, इस फॉर्मूला के अंदर H प्लस आयनों की जो कंसंट्रेशन है, मैं फॉर्मूला फिर से लिख देता हूं, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस। देखिए H प्लस की सांद्रता बढ़ती है, तो माइनस का मतलब माइनस में बढ़ रही है, तो इसका मतलब एक्चुअल में क्या है, घट रही है। तो कहने का मतलब अगर H प्लस की सांद्रता बढ़ती है तो pH का मान घटेगा, H प्लस की सांद्रता बढ़ती है तो pH का मान घटेगा। H प्लस की सांद्रता किस में ज्यादा होती है, अम्ल के अंदर। किसके अंदर ज्यादा होती है, अम्ल के अंदर, ठीक है। किसी भी अम्ल की H प्लस दान करने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, क्योंकि उसके अंदर H प्लस आयन ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि H प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ती जाती है, यानी अम्लीय व्यवहार बढ़ता जाता है, तो pH का मान घटता जाएगा। तो ये 7 जो है, इस 7 से नीचे यानी कम होता चला जाएगा। तो सबसे प्रबल अम्ल कौन सा होगा, जिसकी pH 0 होती है, जिसकी pH 0 होती है। 7 से नीचे 6.5, 6, 5.5 नीचे घटते चले जाएंगे, अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती चली जाएगी। क्लियर हो गई बात, क्योंकि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ती है। अगर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता घटाते हैं, कम करते हैं, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होगी, मतलब माइनस में कम होगी, तो कहने का मतलब pH का मान बढ़ेगा, pH का मान बढ़ेगा। यानी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम होने से अम्लीय प्रवृत्ति घटती जाती है और क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि 7 से ज्यादा जब pH हो जाती है तो क्षारीय गुण में वृद्धि होने लग जाती है, ठीक है। तो क्षारीय गुण में जब वृद्धि होती जाती है तो वो मैक्सिमम प्राप्त होता है, हमको अधिकतम प्राप्त होता है मान 14, ठीक है। तो कहने का मतलब 7 से लेकर 14 तक की जो pH होती है, 7 से ऊपर और 14 तक वो किसकी होती है, क्षारीय पदार्थों की। क्लियर हो गई बात। और 7 नंबर पे जो है, मतलब pH अगर 7 हो तो वो यौगिक कैसा होगा, उदासीन। तो 3 लाइनें लिख देंगे, यदि pH का मान 7 से कम हो तो पदार्थ अम्लीय होगा, यदि pH का मान 7 से अधिक हो तो पदार्थ क्षारीय होगा, यदि pH बराबर 7 हो तो यौगिक या पदार्थ उदासीन होगा। क्लियर हो गई बात। चलो इसको हम एक इस तरह से भी बना सकते हैं,
ये देखिए, ये देखिए, इधर लिख रहे हैं हम अम्ल और ये है क्षार। ठीक है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये एरिया क्या दर्शा रहा है? सांद्रता। ये एरिया, ये क्षेत्रफल किसको दर्शा रहा है? सांद्रता। तो ये सांद्रता है मान लीजिए H+ आयनों की, और ये सांद्रता मान लीजिए किसकी है? OH- आयनों की। तो देखिए यहाँ सांद्रता H+ आयनों की सबसे ज्यादा है। H+ आयनों की सांद्रता घटती जा रही है, घटती जा रही है, क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। क्लियर? OH- आयनों सांद्रता यहाँ सबसे ज्यादा है, मतलब क्षारीय प्रवृत्ति सबसे ज्यादा है। ठीक है, ऐसे ही अम्ल की प्रवृत्ति यहाँ सबसे ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब ये 0 pH है, ये 14 pH है, और यहाँ अगर हम कुछ बीचों बीच की बात करें तो यहाँ 7 pH है। कहने का मतलब इस जगह पर अम्ल और क्षार की सांद्रता बराबर है। अम्लीय और क्षारीय pH की मान समान होंगे, यानी कि 7 होगा इसका मान। कहने का मतलब समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये तो बात हुई अम्ल और क्षार की, अम्ल और क्षार की। तो देखो ये pH ज्ञात कैसे की जाती है, हमको कैसे पता चलेगा कि pH का मान 0 है, 1 है, 2 है, या 7 है, 10 है, 14 है, तो कितना होगा pH का मान, ये हम कैसे ज्ञात करते हैं? यही है हमारा आज का टॉपिक, यही है हमारा आज का टॉपिक, pH स्केल। क्लियर हो गई बात? कहने का मतलब pH का मान जिस स्केल पर ज्ञात किया जाता है, जिस स्केल द्वारा ज्ञात किया जाता है, उसे कहते हैं pH स्केल, pH स्केल। ठीक है, चलिए इसको एक बार उतार लो, एज इट इज उतार लो, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए देखिए pH स्केल, pH स्केल क्या है? pH स्केल, pH स्केल वास्तविकता में एक रंगों की एक पट्टी है, रंगों की पट्टी है। देखिए इस तरह से अलग अलग रंग हैं। इस तरह से अलग अलग रंग हैं। मैं तुम्हें दिखा देता हूं किस तरीके से रंग पाए जाते हैं। हर एक रंग जो है उसका एक नंबर होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 14 तक। ठीक है, इस तरीके से रंग का नंबर होता है। ये देखिए, ये एक पट्टी है, इसमें अलग अलग रंग दिख रहे होंगे आप लोगों को। यहाँ 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13। ठीक है, एक मोटे तौर से मतलब गैप दे देके इसमें नंबर दे रखे हैं। ठीक है, ये क्या है? pH स्केल। और इसमें है क्या? इसमें देखिए कुछ स्ट्रिप्स हैं, कुछ पट्टिकाएं हैं, कागज की पट्टिकाएं, ये कहलाते हैं pH पत्रक, pH पेपर। pH पेपर क्या होता है कि एक विलयन लिया और उस विलयन में हमने इस pH पत्र को टच करवा दिया, यानी उसको भिगो दिया pH पत्र को। pH पेपर को भिगोने पर वो विलयन जो है इस pH पेपर के रंग को बदल देता है। जैसे देखिए मैंने यहाँ से ये फाड़ दिया, इसको फाड़ने के बाद अब फिलहाल मेरे पास एक नाइट्रिक एसिड रखा हुआ है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड रखा हुआ है, क्यों ना हम इसको भिगो के एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए कुछ कलर चेंज दिख रहा है, कलर में चेंज दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए दिख रहा है कलर चेंज। अब देखो यहां इसको मैच करके देखते हैं, यहां मैच करके देखा 1 से भी डार्क है, यानी कि 0 के आसपास इसकी pH है, तो ये प्रबल अम्ल है। कहने का मतलब क्या है? ये प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल जो है इसकी pH 0 या 1 के आसपास होती है। क्लियर हो गया? इसी तरह से अगर क्षार में इसको डिप करते हैं, क्षार मेरे पास फिलहाल अवेलेबल है नहीं। ठीक है, तो ये क्षार जो है ये क्या करता है? इस तरह के रंग देता है। क्लियर हो गई बात? 7 से ऊपर की pH जो है उनमें डार्क रंग इस तरह के हैं और ये पिंक की तरफ बढ़ता हुआ है। तो कहने का मतलब ये हुआ pH पत्र यानी pH पेपर द्वारा pH का मापन। एक होता है क्या? pH सॉल्यूशन, pH इंडिकेटर, pH सूचक, वो होता है सार्वत्रिक सूचक, pH यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। उसको क्या करते हैं अपन कि एक विलयन बनाया किसी भी पदार्थ का,
उस विलयन में 2 ड्रॉप क्या डाल देंगे, पीएच इंडिकेटर। पीएच इंडिकेटर जब उस विलयन के अंदर डालते हैं तो सेम इसी तरह से जैसे मैंने अभी स्ट्रिप के अंदर दिखाया था वो कलर हमको दिखाई देता है, और वो कलर जब जैसे दिखाई देता है उसको मैच कर लेते हैं, जो भी पीएच होती है उस कलर से मैच खा जाएगी और वो पीएच हम नोट कर लेते हैं। क्लियर हो गई बात? इसको कहते हैं पीएच स्केल। क्लियर? चलो ठीक है। तो पीएच स्केल क्या है? वह स्केल जिसके द्वारा पीएच का मापन किया जाता है क्या कहलाता है? पीएच स्केल। बस इतना सा याद रखना है। देखिए, तो एक तो होता है पीएच स्ट्रिप, एक होता है पीएच सॉल्यूशन यानी पीएच इंडिकेटर, पीएच सूचक। इसके अलावा डिजिटल मीटर भी मार्केट में आते हैं। डिजिटल मीटर भी मार्केट में आते हैं जिसको किसी भी विलयन में डुबोते ही क्या होता है, उस विलयन की पीएच स्क्रीन पर लिखी हुई आ जाती है। ठीक है, डिजिटल इंडिया है यानी कि डिजिटल मार्केट में डिजिटल फैसिलिटी हमको अवेलेबल हो जाती है किसी भी पैरामीटर को ज्ञात करने के लिए। इसी तरह से पीएच ज्ञात करने के लिए भी होता है। ठीक है, मेरे पास ऐसा एक मीटर है, एक मल्टी पैरामीटर है जिसके द्वारा मैं 5 पैरामीटर, पानी के अंदर 5 पैरामीटर ज्ञात कर सकता हूँ। ठीक है, पीएच ज्ञात कर सकते हैं, टीडीएस ज्ञात कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी कि विद्युत चालकता ज्ञात कर सकते हैं, लवणीयता ज्ञात कर सकते हैं, सैलिनिटी, और उसके अलावा हम उसका टेम्परेचर भी ज्ञात कर सकते हैं। अब उसको मैं एसिड या बेस में नहीं डिप करूँगा, बस मैं तुम्हें दिखा देता हूँ इस तरीके से। देखिए, इसके अंदर यहाँ ऑन करते ही, ये ऑन करते ही यहाँ लिखा आ जाता है आप टीडीएस माप रहे हो, इसका मोड चेंज करेंगे, ये सैलिनिटी चेक करवा रहा है, इसका मोड चेंज करेंगे, ये पीएच पे आ गया। ठीक है, पीएच को जो कोई भी सॉल्यूशन है उसके अंदर इसको डिप करेंगे और यहाँ इस तरह से ये रीडिंग दे देता है। देखो ऊपर लिखा हुआ है 8.30, इस तरह से कुछ हवा में ये दे रहा है ना। इसको डिप करेंगे, विलयन की एक्चुअल पीएच आ जाएगी। अभी जो मैं स्ट्रिप दिखा रहा था उसमें तो 1, 3, 5, 7 इस तरह से लिखा हुआ था। यहाँ तो अगर 1.23 है ना तो 1.23 दिखाएगा, 1.24 है तो 1.24 दिखाएगा। ठीक है, यानी कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स के अंदर ये पीएच दिखाता है। ठीक है, इतना ज़्यादा अपन को डीपली वैसे जाना नहीं है, पर हमको ये समझ में आ जाना चाहिए पीएच ज्ञात कैसे कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो अगला टॉपिक हमारा आता है दैनिक जीवन में, हमारे डेली लाइफ के अंदर। जैसे हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है? दैनिक जीवन में रसायन। अब यहाँ इस पीएच को पढ़ने का मतलब क्या है? इस चैप्टर के अंदर पीएच को क्यों पढ़ा जा रहा है? इस चैप्टर के अंदर पीएच को क्यों पढ़ा जा रहा है? क्योंकि पीएच हमारे डेली लाइफ के अंदर भी कहीं ना कहीं काम आती है। पीएच हमारे डेली लाइफ के अंदर भी कहीं ना कहीं काम आती है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं, हम सुबह उठते ही ब्रश किया। ब्रश क्यों करते हैं? ब्रश क्यों करते हैं? दांतों की सफाई के लिए। और दूसरा मुंह की जो पीएच है, मुंह की पीएच को उदासीन करने के लिए। बोलो साहब, ये तो आज तक किसी भी एड में हमने नहीं सुना। एडवर्टाइज में तो कीटाणुओं को मारते हैं, डिशुम करते हैं, पेप्सोडेंट लेते हैं, क्लोजअप लेते हैं, ताजगी लाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, सीधा सा है। जो मेन अपना पर्पज होना चाहिए पेस्ट करने का, वो ब्रश करने का, वो होना चाहिए मुंह की पीएच को उदासीन करने का। वो कौन सा तरीका है? देखिए, जब भी हम खाना खाते हैं, खाना खाते टाइम जो एंजाइम हैं वो हमारे मुंह के अंदर उसका पाचन करते हैं। पाचन करने पर हल्का फुल्का पाचन होता है, ज़्यादा नहीं, वो बाकी तो अपने स्टमक के अंदर, आहार नाल के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ जैसे खाने के कण कोई फंसे रह जाते हैं तो वो क्या होते हैं, वो सड़ते हैं एक तरह से। और सड़ने का मतलब उसके अंदर एसिड बनता है, और एसिड बनेगा तो मुंह की जो पीएच है वो एसिडिक हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। और जब हम पेस्ट करते हैं तो उस ध्यान रखना, वो पेस्ट हमारा कैसा होना चाहिए? क्षारीय प्रकृति का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? क्षारीय प्रकृति का होना चाहिए। अगर क्षारीय प्रकृति का हमारा पेस्ट नहीं है तो मुंह की पीएच अम्लीय ही बनी रहेगी। क्लियर हो गई बात? तो मुंह की पीएच को उदासीन करने के लिए, ठीक है, क्या करना है हमको? क्षारीय प्रकृति का पेस्ट काम में लेना होगा। अदरवाइज क्या होगा? अम्ल जैसे ही बनता है तो हमारे दांतों के अंदर वो कैविटी बनाएगा, दंत क्षय बोलते हैं उसको। तो सबसे पहला हमारा दैनिक जीवन में अनुप्रयोग क्या है? पीएच के कारण
दंत क्षय, दांतों की हानि। पीएच के कारण दंत क्षय मतलब दांतों की हानि किस प्रकार होती है, क्लियर हो गई बात। सेकंड नंबर पे हम आते हैं, अपनी भाषा में लिख देते हैं, जिसको नाम देते हैं अपन एसिडिटी। एसिडिटी, अरे भाई पेट में यानी उदर में अम्लीयता बोलते हैं, इसको अम्लता बोलते हैं। एसिडिटी एसिड से मिलकर बना है, एसिड से बना है, एसिड ACID, इसमें बन गया एसिडिटी, एसिड से बना एसिडिटी। अरे कहने का मतलब पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ना। पेट में तो पहले से ही अम्ल होता है, कौन सा अम्ल होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लेकिन अगर मान लीजिए उसकी मात्रा लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो वो अम्ल हमारे अंदर जलन उत्पन्न करने लग जाता है, जिससे खट्टी डकार आना, इस तरह की शिकायत होने लग जाती है, जिसे हम कहते हैं अपनी आम बोलचाल में भी एसिडिटी। इंग्लिश में भी बोलते हैं एसिडिटी, ठीक है, और आम बोलचाल में उसको एसिडिटी। दिमाग में तुरंत आ रहा होगा इनो बोल के पी लो, है एसिडिटी हुई इनो बोल के पी लो, बिल्कुल सही है। इनो ऐसा है क्या, इनो एक कंपनी का नाम है, बाकी उसमें ऐसा मटेरियल कौन सा है, पदार्थ कौन सा है, वो चीज हमको चेक करनी है। अम्ल को शांत कौन करता है, क्षार, तो सीधी सी बात है इनो में क्या है, क्षारीय पदार्थ है, कोई क्षारीय पदार्थ है, जिसको बोल सकते हो अपने कॉमन एक पदार्थ होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो हमारे क्वेश्चन पूछा जाता है। दुनिया भर के पदार्थ हैं, एंटासिड बोलते हैं उनको, एसिडिटी खत्म करने के लिए, जिनमें से एक है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक क्षारीय पदार्थ है जो हमारे अंदर उत्पन्न एसिडिटी को खत्म करने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। और कितने सारे पदार्थ हैं जो एंट एसिड, एसिडिटी को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ क्या कहलाते हैं, प्रति अम्ल, प्रति अम्ल यानी एंट एसिड। क्लियर हो गई बात, एंट एसिड कहलाते हैं जो अम्ल का प्रतिरोध करते हो, विरोध करते हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, इसको उतार लो एक बार, साफ करेंगे फिर। चलिए अब देखते हैं आगे। तीसरे नंबर पे आते हैं अपन, कीटों का डंक। कीटों का डंक, मधुमक्खी काट लिया, मधुमक्खी ने अपने को, ततैये ने काट लिया, या कोई और चींटी ने काट लिया, या किसी ऐसे जहरीले जानवर जिसको अपन बोलते हैं उसने काट लिया, तो क्या होता है, हमारे शरीर में जहाँ काटा था उस जगह बहुत ज़्यादा जलन होगी, और जलन होगी वो हिस्सा लाल हो जाएगा, स्वेलिंग यानी सूजन तक भी आ जाता है। तो ये क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा कुछ, क्योंकि उनके डंक में क्या है, एक विशेष प्रकार का अम्ल पाया जाता है जो हमारे स्किन पर जलन उत्पन्न करता है। विशेष प्रकार का अम्ल अलग अलग जंतु में अलग अलग वो हो सकता है, ध्यान रखना। जैसे कि लाल चींटी के अंदर होता है फॉर्मिक अम्ल, इसीलिए लाल चींटी जो है ना उसी से बनाए, लाल चींटी से ही बना इसका नाम फॉर्मिक अम्ल, क्योंकि लाल चींटी को ग्रीक भाषा में बोलते हैं फॉर्मिका। क्लियर हो गई बात। तो कीटों का डंक क्या है, उसके अंदर अम्ल। अब जब अम्ल है तो एक बात बताइए, हमको मान लीजिए मधुमक्खी ने काट लिया, क्या करोगे सबसे पहले, बोला लोहा रगड़ लो साहब, लोहा रगड़ लो। लोहा रगड़ने से ऐसा क्या होगा, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, एक कारण है। वो कारण क्या है, लोहा वास्तविकता में जो लोहा है
आयरन उसका ऑक्साइड होता है, जंग लगा हुआ जो लोहा है उसके मतलब लोहे के ऊपर जो जंग है हल्की फुल्की, वो है आयरन का ऑक्साइड। और आयरन का ऑक्साइड यानी धातु का ऑक्साइड। और पिछली वीडियो में जाके देखिए एक बार, हमने क्या पढ़ा था, धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और जब उस क्षार को रगड़ रहे हो तो सीधी सी बात है उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी और अम्ल शांत हो जाएगा। काफी हद तक शांत हो जाता है, पूरी तरह से नहीं, लेकिन थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। इसके अलावा और कौन कौन से पदार्थ हो सकते हैं, देखिए NaHCO3 जो पिछली वीडियो में इसकी हमने चर्चा की थी, क्या है ये, खाने का सोडा, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा। क्षारीय प्रकृति का है, हल्का क्षारीय है, प्रबल क्षार काम में नहीं लेना है, उसको भी हम पानी के साथ मिलाकर हल्का सा पेस्ट बनाकर रगड़ सकते हैं, उससे भी हमको आराम मिलेगा। तो कीटों के डंक हम दैनिक जीवन में महसूस करते हैं, फील करते हैं कि हम अक्सर जो है इनकी चपेट में आ जाते हैं, तो इसीलिए इस टॉपिक को भी यहाँ इस चैप्टर के अंदर पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो कीटों का डंक अगर लग जाए, मान लीजिए कीट ने हमको काट लिया, तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा जो है उसको हम काम में ले सकते हैं। लोहा रगड़ना सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट अपन टॉपिक पे चलते हैं, अम्लीय वर्षा। देखिए अम्लीय वर्षा, देखो जनरली जो पानी होता है उसका फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, क्या होता है, H2O। लेकिन जब बारिश आती है तो बारिश के साथ साथ क्या है, वो वायुमंडल की जो गैसें इसके अंदर घुली हुई हैं उसके कांटेक्ट में होकर वो पानी आता है। कांटेक्ट में होकर जब वो पानी आता है तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये जल आया सल्फर डाइऑक्साइड के संपर्क में तो बनेगा H2SO3। ये जल आया मान लीजिए NO2 के संपर्क में, ये गैस है, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड के संपर्क में आया तो बनता है HNO3। ठीक है, मान लीजिए ये आया कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में तो बनता है H2CO3। यानी कहने का मतलब ये, अगर इस तरह की गैसें वायुमंडल में उपस्थित हैं तो जल जो है वर्षा का वो इनके संपर्क में आकर इस तरह के कुछ अम्ल बनाता है। देखिए इस तरह के कुछ अम्ल बनाता है। इस तरह के कुछ अम्ल जब बना रहा है, इसका मतलब वर्षा के अंदर जो वर्षा का जल है उसके अंदर क्या घुल गया, अम्ल। ठीक है, जनरली इतना थोड़ा बहुत अम्ल जो है बारिश के जल में मिलता है, लेकिन अगर मान लीजिए ये अम्ल ज्यादा हो, ज्यादा से मतलब कितना ज्यादा हो गया, जब ज्यादा होगा तो जल की pH 7 से घटकर जो है घटती जाएगी और मान लीजिए वो 5.6 से कम हो जाए, 5.6 से कम हो जाए तो ऐसे में वह जल अम्लीय वर्षा कहलाता है। बोलो साहब ये गैसें आई कहां से? अरे भैया हम खुद दे रहे हैं वायुमंडल में ये गैसें, हम खुद इन गैसों को वायुमंडल के लिए दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। कहां से? अरे हम जो भी ईंधन काम में लेते हैं, वाहनों के अंदर जो ईंधन काम में लेता है, फ्यूल काम में लिया जाता है, उससे प्रदूषक के रूप में ये गैसें निकलती हैं। फैक्ट्रियों से प्रदूषक के रूप में ये गैसें निकलती है। यानी कि हम जितना ज़्यादा पॉल्यूशन करेंगे, जितना ज़्यादा प्रदूषण करेंगे, उतनी ज़्यादा मात्रा में इस प्रकार की गैसें जो है वायुमंडल में एंटर करेंगी। और वायुमंडल में एंटर करेंगी तो ये बारिश के जल के साथ में कुछ इस प्रकार हमको वापस लौटा दी जाएंगी, जो अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा जब होती है तो उसके नुकसान क्या होते हैं? हमारे स्किन पे अगर गिरता है तो स्किन में जलन होगी, स्किन कैंसर होने का खतरा है। जमीन पर पड़ेगी तो जमीन बंजर होने का खतरा है। जल में जाएगा वो पानी, मतलब समुद्र में जाएगा, नदी में जाएगा वो पानी, तो समुद्री जीव, जलीय जीव जितने भी हैं उनके लिए खतरा है। यानी कि हम एक अपने फायदे के लिए इतना सारा नुकसान अपना खुद का ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है अपनी अम्लीय वर्षा। नेक्स्ट अपना पांचवा पॉइंट आता है, मृदा की पीएच। चलो ऐसे लिख देता हूं, मृदा की पीएच। ये मृदा की पीएच से मतलब क्या है?
तो साहब अभी तो आप कहते हैं कि मिट्टी जलीय विलयन के अंदर वो स्ट्रिप लगाएंगे और वो सब कुछ लगाएंगे, तो मिट्टी में भिड़ा के कैसे वो उसको चेक कर सकते हैं पीएच को? बिल्कुल चेक कर सकते हैं। अरे मिट्टी के अंदर कोई भी अम्ल उपस्थित है, कोई भी क्षार उपस्थित है, तो हम क्या करते हैं, मिट्टी को पानी में घोला, बोलो घुलेगी नहीं? अरे घुल जाएगी यार, मिट्टी तो नहीं घुलेगी, मिट्टी में उपस्थित अम्ल या क्षार तो घुल जाएगा। ठीक है, तो मिट्टी को एक बार पानी में घोला, मिट्टी पेंदे में बैठ गई, ऊपर जो पानी शेष रहा उसके अंदर अम्लीय या क्षारीय पदार्थ जो मिट्टी में उपस्थित हैं वो आ चुके। अब उसके अंदर चाहे तुम स्ट्रिप से चेक करो, सॉल्यूशन से चेक करो, इलेक्ट्रोड से चेक करो, जिससे भी पीएच चेक करनी है करो, उसकी पीएच चेक कर लेते हैं। मृदा की जो पीएच है उसी आधार पर उस खेत के अंदर जिसकी मिट्टी हमने ली है उसके अंदर उसी प्रकार का उर्वरक यानी खाद प्रयुक्त किया जाना चाहिए। मृदा की पीएच क्यों चेक करते हैं, क्यों चेक करवाते हैं? ताकि हम उर्वरक का चयन आसानी से कर सकें। अगर अम्लीय ज़्यादा है मिट्टी तो उसमें क्षारीय प्रकृति का उर्वरक काम में लेंगे, अगर क्षारीय मिट्टी है तो उसमें अम्लीय प्रकृति का उर्वरक काम में लेंगे। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि मर्जी से कोई भी खाद डाल दिया खेत में। तो ध्यान रखें इस बात का, जिस प्रकार की मृदा की पीएच है उसी प्रकार का हमको उर्वरक उपयोग में लेना चाहिए। इसीलिए कहते हैं बदलती हुई कृषि करनी चाहिए। ठीक है, बदलती हुई कृषि करने से क्या होता है कि मृदा की पीएच कॉमन बनी रहती है। ठीक है, एक ही एक प्रकार की खेती नहीं करनी चाहिए कभी भी। ठीक है, तो ये हुई हमारी पीएच स्केल। हमारे दैनिक जीवन में पीएच कहाँ कहाँ काम आती है? दंत क्षय, दांतों का क्षय, ध्यान रखना, शायद मैंने बताया नहीं, दांतों की पीएच जो है, दांत मतलब मुख की पीएच जो है 5.5 के आसपास आ जाती है, तब वो दांतों का क्षय होने लग जाता है। ठीक है, सेकंड हमने पढ़ा क्या? पहला तो पढ़ा था दंत क्षय, सेकंड हमने पढ़ा था पेट के अंदर मतलब एसिडिटी हो जाती है, तीसरे नंबर पे कीटों का डंक, चौथे नंबर पे हमने पढ़ा अम्लीय वर्षा, पांचवें नंबर पे मृदा की पीएच। ये हमारा पीएच का टॉपिक फिनिश। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट